हेलो एवरीवन। अपन लोग बायोस्टेट पढ़ रहे थे और अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ टेबुलेशन देखी, कुछ ग्राफ्स देखे, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और ये है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जब बहुत सारा डेटा हमारे पास में है तो उस डेटा में से जो सबसे सेंटर का डेटा है वो सेंट्रल मोस्ट डेटा को अपन कहते हैं एवरेज। लेकिन ये सेंटर का डेटा निकालने के तीन तरीके होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। तीनों वैसे तो एवरेज ही कहलाते हैं, बट तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं 1 2 3, ये तीन डेटा है। अब इनमें से सेंटर का डेटा कौन सा है? तो एक तरीका तो है कि भाई जो बीच में है वो सेंटर का है। अगर अपन इनका एवरेज लेते हैं, एवरेज ऐसे, तो एवरेज है वो भी एक सेंटर का डेटा होता है। हालांकि इसका तो दो ही आ गया, वो अलग बात है, लेकिन सेंटर का डेटा एवरेज भी होता है, मतलब मीन भी होता है। तो एवरेज का मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को नापना, उसे हम कहते हैं एवरेज। एवरेज तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? थ्री टाइप का। पहला होता है मीन, दूसरा होता है मोड या मीडियन ले लेते हैं पहले, और तीसरा होता है मोड। मीन, मीडियन, मोड। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मीन को। मीन एक तरीके का एवरेज होता है, ये एक तरीके का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी होता है। मीन को निकालने का फॉर्मूला भी होता है। अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग तरीके से मीन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। अब ना, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एग्जाम के अंदर यदि हमसे मीन निकालने के लिए पूछा जाएगा तो गारंटी के साथ में आप वो डेटा देख के अपने आप ही फॉर्मूला बना लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला रटना भी जरूरी पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे सपोज करो कि आपको मैं कोई ऐसे ही एग्जांपल के ऊपर बोलूं कि भाई कोई शर्ट है, वो आपने जो है वो 400 रुपए में खरीदी, फिर आपने जो है वो 20% बेनिफिट के साथ में अपने फ्रेंड को बेच दी, तो बताओ आपको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? तो आप कोई फॉर्मूला लगा के थोड़ी करोगे ये चीज, आप एक जनरल अपना बिहेवियर के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे कर लोगे कैलकुलेशन। वैसे ही यहां पर भी होता है, जब आप डेटा देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आप एवरेज निकाल लोगे, बट फिर भी अपने को फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि कई बार एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ ले, तो उस केस में अपने को फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो अपन मीन के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। मीन एक एवरेज है। मीन जो है वो एक टाइप ऑफ एवरेज होता है। दूसरा जो मीन है उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार का मतलब होता है मीन। मीन, अब ये जो मीन है ये खुद दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है अरिथमेटिक मीन, और दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन।
अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। एग्जाम के अंदर अगर कैलकुलेशन बेस्ड आया ना तो 100% अरिथमेटिक से आगे नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम लेने वालों को भी पता है कि आपको लिमिटेड टाइम में कैलकुलेशन करनी है। बायोलॉजी के आप बंदे हो तो मैथ के हिसाब से तो होगा नहीं, कैलकुलेटर आपको मिलेगा नहीं। तो वो अगर कोई मान लो देंगे ना एग्जाम्पल, तो वो वाला भी आपको एकदम सिंपल टाइप में मिलेगा कि भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, आप इजीली सॉल्व कर सको और कैलकुलेशन आराम से हो जाए। इस तरीके का सा कुछ जुगाड़ होगा वहां पे। अब एरिथमेटिक मीन है और जो जियोमेट्रिक मीन है, इनको हम कैसे कैलकुलेट करें और कौन कौन से डेटा के लिए करें। तो ये तो हो गया दो टाइप के मीन, और फिर उसके बाद में दो तरीके भी होते हैं, टू वेज टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। बताऊंगा मैं आपको। एक को बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट या एज्यूम्ड मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कैलकुलेशन के। फिर इसके बाद में दो तरीके के डेटा होते हैं, फॉर टू टाइप्स ऑफ डेटा। दो तरीके के डेटा है। एक डेटा है उसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, एक है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा है ग्रुप्ड डेटा। अब एक बार अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा है उसको समझ लो क्या होता है। देखो, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है कि जब आपको हर डेटा अलग से दिया गया हो। जैसे मैं यहां एक्सप्लेन करूं आपको, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है कि जब आपको हर तरीके के डेटा को, इंडिविजुअल डेटा को अलग से लिखा हुआ हो। ईच डेटा रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। हर डेटा को सेपरेट रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं एक बार, लेट सपोज कि सपोज सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीरियल नंबर हो गया। और अब मान लो कि ये कोई मछली है और उनका वजन है, वेट इन ग्राम्स। जैसे पहली मछली है उसका वजन 10 ग्राम है, दूसरी मछली का भी 10 ग्राम है, किसी का 8 है, किसी का 7 है, किसी का 4 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 7 है। लेट सपोज कोई 5 ग्राम की है, कोई 3 ग्राम की है से। अब यहां पे अगर हम चाहते तो ये 10, ये 10 और ये 10 इनका एक ग्रुप बना देते। ऐसे भी बोल सकते थे ना कि 3 मछलियां हैं वो 10 ग्राम की है, पर अपन ने क्या किया, हर मछली को 10 ग्राम वाली को अलग से लिखा। इसे कहते हैं अनग्रुप्ड। ऐसे ही आपको कहीं और दिख रहा है, जैसे ये 7 और ये 7 इनका एक ग्रुप बना देते। भाई दो मछलियां जो है वो 7-7 ग्राम की है तो इनका ग्रुप बन जाता, पर अपन ने नहीं किया। इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा किसे कहते हैं,
ग्रुप्ड डेटा, इसका मतलब होता है कि जो सिमिलर डेटा है, सिमिलर डेटा उनको साथ में रखते हैं, सिमिलर डेटा ग्रुप टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फिशेस और वेट उनका, वेट इन ग्राम्स, जैसे यहां पे 3 मछलियां हैं जिनका 10 ग्राम है, 2 मछलियां हैं जिनका 7 ग्राम है, एक मछली है जिसका 8 ग्राम है, एक मछली है जिसका 4 है, एक है उसका 9 है, एक मछली है जिसका 5 ग्राम है, एक मछली है जिसका 3 ग्राम है। तो टोटल तो ये 10 मछलियां हैं, टोटल तो यहां पे आप देखोगे तो 10 की 10 मछलियां हैं, पर इनमें ग्रुपिंग कर दी ना अपन ने सिमिलर डेटा की, तो इसको अपन कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। तो ये तो हो गया अपने पास में एक डेटा के बारे में। अब अपन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। अब अपन आ जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड रहेगा और फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, तो उसके लिए क्या सीन है अपना, देखो फॉर्मूला ये है कि x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। क्लास में 10 बच्चे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। किसी के कितने मार्क्स आए, किसी के कितने मार्क्स आए, तो हर इंडिविजुअल के मार्क्स है वो जाएंगे x। आपको एक एवरेज निकालना, वो आपको पता ही है। तो इस फॉर्मूला के अंदर x का मीनिंग क्या है, x बार का मीनिंग तो है मीन। समेशन का मतलब आपको पता ही है, सम, टोटल। x का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एन आइटम, और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम्स का टोटल नंबर। अब अपन दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। बात करेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड की। इन डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और ये बात करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू, हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं कि एक कोई भी मीन है वो एक बार मान लेते हैं कि ये मीन है, तो उसे कहते हैं एज्यूम्ड मीन। फिर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो फाइनल रिजल्ट प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो उसको प्लस में करने के लिए यहां प्लस माइनस का साइन कर दिया। देखना मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होगा, एक बार आप फॉर्मूला लिख लो। तो यहां पर x बार का मतलब तो वही है मीन, a का मतलब है एज्यूम्ड मीन, समेशन का मतलब पता चल गया, d का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन। आपने कहा 2, वहां पता चला कि 3 है, तो 1 का विचलन आ गया, उसको डेविएशन कहते हैं। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। समेशन का मतलब आपको पता ही है, ऊपर लिखा है, और n का मतलब भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड के लिए। अब अपन बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा के लिए।
डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप्ड डाटा। वो तो अनग्रुप्ड के लिए था ना, अभी ग्रुप्ड की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्स बार, इसका मीनिंग वही है। अब आपको यहां समझिए, ग्रुप के अंदर अगर आप ऊपर वाले डाटा में, अनग्रुप्ड वाले में टोटल करते तो आप ऐसे करते ना, 10 + 10 + 8 + 7 + 4 + 9 + 10 + 7 + 5 + 3, यही करते आप। आपने 10 को 3 बार अलग अलग टोटल किया कि नहीं किया, 10 + 10, फिर आगे एक बार और 10 आएगा। लेकिन जब ग्रुप में लिखा है कि 3 लोगों के 10 10 10 मार्क्स आए हैं, तो आप 3 से सीधा मल्टीप्लाई करके भी 30 निकाल सकते हो ना। तो अभी ग्रुप्ड डाटा में हमको यही करना पड़ेगा कि एक फ्रीक्वेंसी है कि भाई 3 लोगों के 10-10 नंबर आए हैं, तो आपने क्या किया, यहां पे सबकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है अभी तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप टेबल देख के, डेटा देख के 100% पहचान जाओगे। अच्छा ये करना है, इसके साथ में ये फॉर्मूला हो जाएगा, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अब x बार का मतलब वही है, समेशन का मतलब वही है, x का मतलब है यहां पे वैल्यू ऑफ एन आइटम, ये भी वही है, वैल्यू ऑफ एन आइटम। और समेशन का मतलब वही है, f का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम। उस आइटम की फ्रीक्वेंसी क्या है, m का मतलब होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क, और n का मतलब वही है नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये तो बात हो गई अपने पास में सारे फॉर्मूला की। अब अपन बात करते हैं कि मीन के क्या क्या फायदे हैं, मेरिट्स ऑफ मीन। मेरिट्स ऑफ मीन यानी एवरेज निकालने के क्या क्या फायदे हैं, एवरेज निकालने के क्या क्या फायदे हैं। चलो, एवरेज एक वेल डिफाइंड वैल्यू होती है, वेल डिफाइंड वैल्यू। एक मेरी बात समझिए, मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, एक दोस्त ने 500 रुपए दिए, दूसरे दोस्त ने 600 रुपए दिए, तीसरे दोस्त ने मान लो 550 रुपए दिए, और चौथे दोस्त ने मान लो 450 रुपए दिए। एक बार समझ गए? तो आप बताओ ऑन एन एवरेज सभी दोस्तों ने कितने पैसे दिए। तो आप ये काम कर सकते हो, 500 + 600 + 550 + 450 ऐसा करके हो जाएगा ना। ये क्या आ गया, ये आ गया एक ऑन एन एवरेज, एक वेल डिफाइंड वैल्यू कि भाई लगभग लगभग हर दोस्त ने 500 के आसपास रुपए दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई। मेरिट इसका ये भी है कि यहां पे कैलकुलेशन इजी रहती है। आपसे ये दोनों ही पॉइंट सवाल एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, मैं बताऊंगा क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो ये 2 पॉइंट तो नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में, इसके बाद में इसमें सारे आइटम्स को हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ऑल आइटम्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए सारे आइटम यूज करेंगे। तो ये मेरिट्स है। अब है ना, इसका एक डीमेरिट बताता हूं मैं आपको। डीमेरिट क्या है, इसका नुकसान क्या है। मान लो कि एक दोस्त है,
और उस दोस्त ने 2 रुपए दिए, सिर्फ 2 रुपए, और एक दोस्त है उसने 1000 रुपए दिए, तो एवरेज इनका आया 501। समझो मेरी बात को, 2 दोस्त हैं, उनमें से एक ने तो 2 रुपए का दान दिया और एक ने 1000 रुपए का दान दिया, और यह कहा जा रहा है कि ऑन एन एवरेज दोनों लोगों ने 501 रुपए दिए। अब यह बात कितनी गलत हो गई ना। जिस दोस्त ने सिर्फ 2 रुपए दिए हैं उसको कितना बड़ा क्रेडिट मिल गया, और जिस दोस्त ने 1000 रुपए दिए हैं उस बेचारे का क्रेडिट मारा गया। यहां पे आ रही ना ये बात समझ में। तो कभी भी यदि डेटा ऐसे हो कि कुछ डेटा बहुत ही छोटे हों और कुछ डेटा बहुत बड़े हों, तो उनका जो एवरेज निकलता है, चलो एवरेज तो आप निकाल लोगे, एवरेज तो कैलकुलेशन है, वो तो आप निकाल लोगे। एक दोस्त 0 रुपए देता है और एक दोस्त है वो 1000 रुपए देता है, 0 + 1000 / 2 कर दो, 500 तो आ गया आंसर। पर क्या ये चीज फेयर है? नहीं ना। तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होता है, जब वैल्यूज वेरी स्मॉल एंड वेरी बिग होती है तो वो वाला मीन वैसे गलत ही है। सो मीन इज इनकरेक्ट फॉर वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज। ऊपर वाला जो एग्जांपल है, कोई 500 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है, कोई 550 दे रहा है, कोई 450 दे रहा है, उसमें हम ये कहें कि ऑन एन एवरेज सब 500 रुपए के आसपास दे रहे हैं तो चल जाता है वो। पर ये 2 रुपए और 1000 रुपए वाला ये नहीं चलेगा। तो ये एक ही डीमेरिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आए तो आप इसको मतलब कर सकते हो। इससे ये गलत इंफॉर्मेशन आ गई कि दोनों दोस्तों ने 500 रुपए दिए। कहां दिए? एक ने तो 2 रुपए दिए खाली। सो ये एक चीज का ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं विथ एग्जांपल्स। देखो, क्वेश्चन 1 मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। 10 फिशेज है, इनका वेट दे रखा है ग्राम्स में, वेट इन ग्राम्स। आपको क्या करना है, डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन निकालना है। सेम डेटा के लिए डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, मतलब पहले तो वैल्यू देखो। आपको दिया गया है सीरियल नंबर, फिश नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सीरियल नंबर तो ये हो गए। और उसके बाद में ये है वेट। पहली मछली का वजन है 12 ग्राम, दूसरी का वजन है 15 ग्राम, तीसरी का वजन है 11 ग्राम, चौथी का वजन है 19 ग्राम, 16 ग्राम, 20 ग्राम, 14 ग्राम, 20 ग्राम, 12 ग्राम, 11 ग्राम। अनग्रुप्ड डाटा है क्योंकि सबको अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये अनग्रुप्ड डाटा हो गया। ये भी लिख देता हूं अनग्रुप्ड। अब है ना, इसमें अपने को डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। यहां पर जो वेट है वो वेट को अपन x मानते हैं, तो इसका समेशन करो कितना है। इसका आप समेशन करने बैठोगे तो ये समेशन निकल के आएगा आपका 150, समेशन 150। और जो यहां पे टोटल n की वैल्यू है वो 10 है। 10 फिशेज है ना,
एक फिश का इतना वजन, दूसरी का इतना, तीसरी का इतना, चौथी का इतना, तो ऑन एन एवरेज किसका वजन कितना आया, तो वो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे 10 निकल के आ रही है, 10 है। अब आप चाहो तो सीधा ऐसे कर सकते हो, भाई 10 मछलियों का वजन जो है वो 150 है, तो एक का वजन कितना आया, या आप फॉर्मूला लगाने की फॉर्मेलिटी करो तो कर लो चाहे से, समेशन x डिवाइडेड बाई n, तो ये आ गया आपका 15 आंसर। बताइए इसमें कोई डाउट, कैसे किया वो समझ में आया आपको? ये तो हो गया अपना डायरेक्ट वाला मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड, गॉट इट। अब आते हैं अपन एज्यूम्ड मीन के ऊपर। एज्यूम्ड मीन, मैं आपको कुछ स्टेप्स है वो बोल के लिखवा दूंगा, आप प्लीज लिख लीजिए साथ साथ में, और मैं तरीका जो है वो आपको पूरा बता देता हूं। पहले अपन एक काम करते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेट इनका, ये x की वैल्यू हो जाएगी, वेट वही है जो अभी लिखा था, 12 15 11 19 16 20 14 20 12 और ये 11, ठीक है। अब ना आपको क्या करना है, आपको इस गिवन डाटा में से जो आपकी मर्जी, मान लो वही मीन है, जो आपकी मर्जी, आपके पास में 12 15 11 19 16 20 जो आपको पसंद हो वो मान लो, पहला ही पहला मान लो, लास्ट मान लो, कोई भी एक वैल्यू है उसको मीन मान लो, ठीक। तो अपन एक बार 16 को मीन मान लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप प्रैक्टिस करके देख लेना, और इसके आगे ए लिख लेते हैं, ए फॉर एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब अपन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे कि यदि मीन 16 है तो पहली मछली और ये जो 16 वाली है उसके अंदर कितना डिफरेंस है, तो हम एक काम करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन का होगा x माइनस एज्यूम्ड मीन, तो आपको क्या करना है, सभी में से 16 को माइनस करना है, 12 में से 16 को माइनस करोगे -4 आएगा, 15 में से 16 को माइनस करोगे -1 आएगा, 11 में से 16 को माइनस करोगे -5 आएगा, 19 में से 16 माइनस करोगे 3 आएगा, 16 में से 16 माइनस करोगे 0 आएगा, 20 में से ये माइनस करोगे 16 को तो 4 आएगा, 14 को माइनस करोगे 16 में से तो -2 आएगा, 20 में से 16 माइनस करोगे तो 4 आएगा पॉजिटिव में, 12 में से 16 माइनस करोगे तो -4 आएगा, और ये 11 में से करोगे 16 को तो -5 आएगा। गॉट इट? ये आ गया अपना पूरा का पूरा डेविएशन। तो ये तो हो गई बात अपनी डेविएशन कितना है। अब आप एक काम करो, इस डेविएशन का पूरा हिसाब किताब करो कि फाइनली ये डेविएशन कितना आ रहा है। तो जितनी भी माइनस की वैल्यूज है आप उनको ऐड करो, 4 + 1, -4 और -1 को -5, 5 और 5 10, 2 12, 12 और 4 16 और 5 21, माइनस की वैल्यू आ रही है 21 और प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और 4 6 और 4 10, ये आया। और 1 सेकेंड, 3 और 4 7 और 7 और 4 11, सॉरी 11, तो समेशन इनका आया -10, ये -10 है।
एज्यूम्ड मीन के हिसाब से जो समेशन आ रहा है वो -10 आ रहा है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, एक्स बार का फॉर्मूला लगाओगे तो एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन करो। एज्यूम्ड मीन है हमारा 16 प्लस माइनस समेशन ऑफ डी आया -10 और ये एन भी एक बार 10 ही है, 10 आइटम है ना, 10 मछलियां हैं, तो ये आ गया 16 प्लस माइनस और ब्रैकेट में आएगा -1। एक चीज बताता हूं मैं आपको, यहां पर जो ये प्लस माइनस वाली बात है ना, प्लस माइनस का दोनों का साथ में निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट में जो निशान आए वो मानना है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे। इसका मतलब है ब्रैकेट में जो निशान है उसको मान लो, तो ब्रैकेट में -1 है, तो ये आ गया आंसर 15 फाइनल। पीछे अपन ने डायरेक्ट तरीके से भी करा था तो भी 15 आंसर आया था, और ये एज्यूम्ड मीन वाले तरीके से किया है तो भी आंसर 15 आया है। आई मेरी बात समझ में? आप भूल ना जाओ इसलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये जो माइनस प्लस माइनस वाली चीज लिखी है, टेक द साइन whatever present in bracket, जो भी ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है वही साइन ले लीजिए आप, जो भी ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है आप वो साइन ले लीजिए, तो यहां कुछ और करना नहीं है। अब मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं क्या क्या स्टेप फॉलो किए। अपने पास में जो टेबल दे रखी है आप एक बार इसको छोड़ दो, इससे पहले वाली टेबल दी हुई होगी आपके पास में, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टेक एनी वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन, टेक एनी वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन, किसी भी वैल्यू को आप एज एज्यूम्ड मीन है वो कैलकुलेट मतलब ले लो। दूसरी बात, फाइंड द डेविएशन, find the deviation of each value, find the deviation of each value with assumed mean, तो assumed mean के साथ में डेविएशन को फाइंड कर लो। देन तीसरा पॉइंट, अप्लाई द फॉर्मूला, बस हो गया अपना काम। तो ये हुआ अपने पास में assumed mean निकालने का तरीका। अब अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। अपने को डाटा दे रखा है वेट ऑफ फिशेस और इधर है नंबर ऑफ फिशेस। जैसे दिया हुआ है कि 15 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 6 ग्राम है, ठीक है। 17 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 7 ग्राम है, 20 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 8 ग्राम है, 16 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 9 ग्राम है, 19 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 10 ग्राम है और 13 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 11 ग्राम है। तो ये तो हो गई बात भाई किसका वजन कितना है उसके बारे में। अब आपको इसमें ये चीज समझ में आ गई कि ये ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप्ड डेटा है। ये ग्रुप्ड डेटा की खास बात क्या होगी कि कोई भी जो वेट होगा ना वो रिपीट होके नहीं मिलेगा। अगर 8 ग्राम किसी और का भी होता तो यहां 20 की जगह 21 लिख देते। 20 मछलियों का वजन 8 ग्राम है, अगर एक और का होता तो 21 लिख देते, उसको अलग से क्यों लिखते? ऐसे थोड़ी लिखते कि एक और मछली है जिसका वजन 8 ग्राम है ऐसे, तो उसको 21 कर दो ना। तो जब आपको यह समझ में आ जाए कि यहां पे जो वैल्यूज हैं आइटम के नंबर की नहीं,
आइटम की वैल्यू, वो रिपीट है ही नहीं, तो वो ग्रुप्ड डेटा होंगे। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया अब आपको। अब अपन इसमें ना डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, तो एक काम करते हैं अपन, इसको करना वही है, फॉर्मूला वगैरह सब वही चीजें हैं, अल्टीमेट रिजल्ट है वो सेम आएगा, बस तरीका बदल गया। सीरियल नंबर लगा लो आप अपने सुविधा के हिसाब से। 1 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। सीरियल नंबर को तो आप कुछ करोगे नहीं। अच्छा, अब नंबर ऑफ फिशेस, नंबर ऑफ फिशेस, और उसके बाद में वेट, इनका वेट। नंबर ऑफ फिशेस को आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, और वेट है वो एक्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन, कितनी मछलियों में सेम वजन रिपीट हो रहा है। जैसे 6 ग्राम वजन है, वो 15 मछलियों में रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 15 आ गई 6 की। ऐसे करके 17 20 16 19 13, और ये 6 7 8 9 10 11, चलो ऐसे दे रखा है। अब आप ये तो पता करो कि यहां टोटल वजन कितना है। जब आपको यह पता चलेगा कि टोटल वजन कितना है, तभी तो आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे। तो टोटल वजन कैसे होगा, कैलकुलेट। 15 मछलियों का तो 6 ग्राम है, तो 90 ग्राम वजन तो यही हो गया। समझ में आया ना, 15 गुना 6 किया मैंने, तो यहां पे एफ एक्स करना है, मल्टीप्लाई। तो 15 गुना 6, 90 ग्राम तो वजन यही हो गया। फिर 17 गुना 7, 119 ये हो गया। 20 गुना 8, 160 हो गया। 16 गुना 9, पहाड़े आते हैं क्या, 144 हो गया। 19 गुना 10, 190 हो गया। और ये 13 गुना 11, ये 143 हो गया। आ गया ये डेटा अपने पास में। अब टोटल वजन कितना है, समेशन कितना है टोटल वजन का, ये आएगा 846। और अपने पास में टोटल मछलियां कितनी हैं, सॉरी ये जो वेट है वो कितना है, टोटल मछलियां कितनी है वही कैलकुलेट करना। एक सेकंड, टोटल मछलियां कितनी हैं 100, इनका टोटल वैल्यू 100 आएगा, देखना। 100 मछलियों का टोटल वजन 846 ग्राम है। 100 मछलियों का टोटल वजन 846 ग्राम है। फॉर्मूला लगाओ, टोटल वजन डिवाइडेड बाय टोटल मछलियां। बात वही है, कहने का तरीका बदल गया है। 8.46 ग्राम ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अब तक ये तो हो गए अपने पास में कुछ तरीके। अभी देखो नेक्स्ट बात करते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी क्लास दे दी जाए तो कैसे काम करना है उसके साथ में देखो। क्वेश्चन दे दिया, वेट है जिसको आप x लिखोगे, और नंबर ऑफ फिशेज है जिसको आप f लिखोगे, पंद्रह मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 10 से 20 ग्राम के बीच में है। 17 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 20 से 30 ग्राम के बीच में है। 16 मछलियां ऐसी हैं जिनका 30 से 40 ग्राम के बीच में है। 19 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 40 से 50 है। और 13 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 50 से 60 ग्राम के बीच में है।
तो भैया ये आ गया अपने पास में एक सिंपल सा टेबल डेटा दे दिया। अब अपन इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या करना है इसके अंदर वो भी समझ लो। पहले तो आप अपने टेबल को थोड़ा ढंग से लिख लो ताकि अपने को इजी रहे। तो भाई मैं एक काम करता हूं, सीरियल नंबर लगा के लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। कर लिया ये काम। अब यहां पे F लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ फिशेस, ये आ जाएगा 15 17 16 19 13। कुछ नहीं किया मैंने अभी। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी क्लास या X की वैल्यू लिख लेता हूं, 10 से 20 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, 40 से 50 ग्राम और 50 से 60 ग्राम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो यहां पे क्लासेस दे रखी है उन क्लासेस का आप मतलब रेंज दे दी आपको। यहां पे 15 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 10 ग्राम से 20 ग्राम है। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? हो सकता है किसी मछली का वजन 4 ग्राम ही हो सकता है किसी का 20 ग्राम हो। तो हमको पहले तो यहां पर भी एवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि वजन का एवरेज हर क्लास के अकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा। तो अपन वो क्या करेंगे, मिड वैल्यू लेंगे अपन, मिड वैल्यू, और इसको बोलते हैं क्लास मार्क। इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 और 20 का एवरेज कितना आता है, 15। 10 + 20 बटा 2 15। 20 और 30 का 25, 30 और 40 का 35, 40 और 45 50 का 45, 50 और 55 60 का 55। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? हर क्लास का भी मैंने एवरेज ले लिया। अब एक बार मान के चलो कि भाई जो है सो यही सही है। अब अपने पास में 15 मछलियां ऐसी हैं जिनका ऑन एन एवरेज वजन 15 ग्राम है हर का। तो टोटल कितना हुआ? आपको क्या करना है, FM करना है, FM। तो 15 मछलियां ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक का वजन 15 ग्राम है, तो 225 ग्राम वजन तो इन 15 मछलियों का हो गया। यदि हर एक मछली का वजन 25 ग्राम है तो ऐसी 17 मछलियां हैं जिनका वजन 25 ग्राम है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 425। अगर एक मछली का एवरेज वजन 35 ग्राम है तो 16 ऐसी मछलियां हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 560। अगर एक मछली का वजन 45 ग्राम है तो ऐसी 19 मछलियां हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 855। और यदि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 715 आ जाएगी। क्लियर? अब पहले तो ये देखो टोटल वजन कितना है, टोटल वजन तो ये आ जाएगा 2780 ग्राम। इतना वजन है टोटल। और टोटल मछलियां कितनी है? टोटल मछलियां ये रही 80 मछलियां हैं। 80 मछलियों का वजन है वो 2780 ग्राम है। तो अब आप फॉर्मूला लगा लो, $34.75 ग्राम इनका वजन आएगा। क्लियर हुआ ये चीज आपको? अब मैं आपको इसी के लिए इनडायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन बताता हूं। कुछ नहीं करना, बस वो जो एज्यूम्ड मीन वाला तरीका था ना,
वो फॉलो करना है पहले एक मीन एवरेज लेकर के। सो हमारे पास में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये सीरियल नंबर है। उसके बाद में जैसी टेबल यहां बनी, एफ ले लेते हैं पहले। कितनी मछलियां हैं? 15 17 16 19 13। तो इनका समेशन 80 अपने को आगे काम में लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्लास मार्क कितना है या क्लास कितनी है, वेट कितना है? ये है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, खाली डेटा को अरेंज किया है। अब सबसे पहले आप एक मिड वैल्यू है वो कैलकुलेट करो कि ये जो 15 मछलियां हैं, इन 15 मछलियों का वजन 10 से लेके 20 ग्राम तक है। तो पहले तो इनका एवरेज वजन कितना है, तो ये वैसे ही आएगा, पीछे कैलकुलेट कर रखा अपन ने, सेम टू सेम वही आएगा। मिड वैल्यू 10 से 20 के बीच की वैल्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल वजन के लिए एफएम। चलो अब इसमें से ना एक काम करो, मिड वैल्यू में से जो आपको पसंद हो उसको एज्यूम्ड मीन मान लो। एज्यूम्ड मीन, क्योंकि अभी अपने को इनडायरेक्ट मेथड में चलना है। 15 को मान लो, 25 को मान लो, 35 को मान लो, 45 को मान लो, 55 को मान लो। आपका आंसर जो है वो वापस से 34.75 ग्राम आएगा। ये ग्राम आंसर आएगा। चलो मैं ना एक काम करता हूं, कैलकुलेटर का यूज करता हूं मैं भी, और बुक के अंदर दे रखा है 45 को, ठीक है। तो मैं अब एक काम करता हूं, 15 को मान लेता हूं, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। और 15 को मानूंगा तो डेविएशन निकालना पड़ेगा मुझे। डेविएशन कैसे निकलेगा? डेविएशन अपना निकल जाएगा m माइनस ए, सब में से 15 को माइनस कर देंगे। तो मैं भी एक बार कैलकुलेटर लेकर के ये काम कर लेता हूं। 15 में से 15 माइनस करोगे तो ये तो आ जाएगा 0, एक वैल्यू तो 0 आती है हमेशा। 25 में से 15 माइनस करोगे ये आएंगे प्लस में 10। 35 में से 15 माइनस करोगे ये आएंगे प्लस के 20। 45 में से 15 माइनस करोगे तो ये आएंगे 30। और 55 में से 15 माइनस करोगे तो ये आएंगे 40। तो एक काम यही कर लेना ना एग्जाम में, जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसी को मीन वैल्यू एक बार एज्यूम्ड वैल्यू मान लेना। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि सारी वैल्यूज प्लस में आएगी। आपको क्यों वहां पे ऐसे शो ऑफ थोड़ी करना है कि भाई मैंने तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। अपने को ऐसा करना ही नहीं है ना। एज्यूम्ड वैल्यू अपन वही मानेंगे जो सबसे कम होगी, ताकि अपनी सारी डेटा है वो प्लस में ही रहे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को इस डेविएशन के साथ में मल्टीप्लाई करो कि भाई 15 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन 0 ग्राम है। हालांकि ऐसा नहीं है, बट अपने को करना तो पड़ेगा ना ये चीज। वेल ये आ गया F इंटू डी। तो 15 को 15 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 0। चलो ये तो कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। 17 को करोगे तो ये आएगा 170। 16 को 20 से करोगे तो ये आएगा 320। 19 को 3 से करोगे, ये मेरे को भी नहीं आता, 570। और 13 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 520। 19 को 30 से सही किया है क्या मैंने? ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब टोटल वजन कर लो इनका एफ डी, तो कितना आएगा देखो। 0 को तो लेना नहीं है। 170 प्लस 320 प्लस 570 प्लस
520, तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 1580। ठीक है, 1580 वैल्यू आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। और फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए प्लस माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन। ये फॉर्मूला लगाना है, तो अभी कर लेते हैं ये भी कैलकुलेशन। तो लगाओ फॉर्मूला। ए की वैल्यू है 15 प्लस माइनस, और ये 1580 बटा 80, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1580 बटा 80 करोगे तो ये आएगा प्लस में 19.75, 19.75। ठीक, अब मैंने बोला था प्लस माइनस का मतलब वही साइन लेना है जो अंदर है, यानी कि प्लस लेना है आपको। तो 15 प्लस 19.75, तो ये आ जाएगा 34.75। फाइनल आंसर अपना वही आया ना आंसर। तो आप एज्यूम्ड मीन चाहे कोई से भी मान लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुए अपने पास में सारे के सारे एरिथमेटिक मीन प्लस एज्यूम्ड, डायरेक्ट, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, सारे तरीके के डाटा के लिए। अब मैं आपको बताता हूं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ये भी एवरेज है, ये क्या है? एंटीलॉग होता है। इट इज एन एंटीलॉग ऑफ arithmetic average of log of different items in a series। ये मीनिंग है इसका। अब नहीं समझ में आया ना? चलो फॉर्मूला देखो। एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है log gm इक्वल्स टू समेशन log x, यानी आपको सबके log वैल्यू लेने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाई n करना है। ज्योमेट्रिक मीन है वो अच्छा है, ये है, वो है। इसका एक डीमेरिट है, आप तो वो याद रखो। अच्छे में मतलब इसके मेरिट के अंदर ये लिखा होगा कि ये बेटर है, बेटर वैल्यू देता है, सारे डेटा को ये मतलब इंक्लूड कर लेता है, ऐसे चीजें लिखी है। डीमेरिट के अंदर लिखा है ये डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है, टाइम टेकिंग होता है, और इसके लिए कैलकुलेशन करने वाला इंसान चाहिए ढंग का, ऐसे करके। काम की बात यह है कि यदि जीरो या नेगेटिव वैल्यू है आपके सीरीज में, तो जियोमेट्रिक मीन है वो कैलकुलेट नहीं होता है। तो बस ये एक डीमेरिट याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा के। क्या करना है? इफ देयर इज जीरो और नेगेटिव वैल्यू इन डेटा, अगर ऐसा है तो GM कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस यही इसकी खास बात होती है। चलो अब मैं आपको एक तरीके से करके बताता हूं। जैसे आपको एक दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 5
trees have 2, 8, 5, 6, 4 fruits। 5 ट्री के ऊपर किसी पे 2 है, किसी पे 8 फल लगे हैं, किसी पे 5 फल लगे हैं, किसी पे 6 लगे हैं और किसी के ऊपर 4 फल लगे हैं। तो ऐसे करके हर एक ट्री के ऊपर अलग अलग नंबर में फल लगे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? तो देखो, जियोमेट्रिक मीन है वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, और तरीका ये है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, एग्जाम में भी नहीं आएगा ये कैलकुलेट करना, बता देता हूं। इसका तरीका होता है x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3 मल्टीप्लाइड बाई x4 मल्टीप्लाइड बाई x5 की पावर 1 बाई n। 5 है तो 5, तो इस हिसाब से तो भाई हमारा बैठेगा 2 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 4, और इसकी पावर लग जाएगी 1 बाई 5। गॉट इट? तो GM की वैल्यू आएगी 1920 की घात 1 बाई 5। अब ना मैं क्या करता हूं, देखो सच्ची बताऊं आपको कि अगर मुझे ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता एग्जाम के अंदर, एक तो मैं फॉर्मूला रट लेता, पर फॉर्मूला तो याद होगा नहीं वहां पे। तो मैं क्या करता, एक एक क्वेश्चन ही रट लेता, वो इजी रहता है। अब अगर यही चीज मेरे को करनी पड़ेगी तो मैं ये सवाल ही रट के चला जाऊंगा कि भाई वो सवाल ऐसे निकाला था, और उसी के बेसिस पे जो एग्जाम में आएगा वो निकालूंगा, बट एग्जाम में ये वाला तो पक्का है नहीं आएगा। चलो, तो अपन यहां तक पहुंच गए। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ये रहा पीछे। तो फॉर्मूला है log GM इक्वल्स टू log 1920 1 बाई 5। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई 5 तो इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा log 1920, और ये इधर log GM रहेगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये अब वैल्यू दी हुई रहेगी, है ना। आपको थोड़ी लोग याद है सबके सब, तो ये तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए ये वैल्यू आपको एग्जाम में देनी पड़ेगी। अब इतना लफड़े ना तो वो पाले और ना अपने से पढ़े, इसलिए ये वाली चीज एग्जाम में नहीं आती है, अपनी एग्जाम में तो नहीं आती है। देखो, बाकी जो कोई बहुत मैथ वाले होंगे तो उनके आएगी, वो मास्टर आदमी होते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 0.6562। 0.6562 क्लियर, ये इसका आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एंटीलॉग लेना है, तभी ये log GM है, उसका एंटीलॉग लोगे तो ये आएगा GM इक्वल्स टू एंटीलॉग 0.6562, और ऐसा करने पर फाइनल आंसर आएगा 4.531 आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये एक जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और टाइप का मीन है जिसे कहते हैं हार्मोनिक मीन। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा और ही टेढ़ा है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic mean of reciprocal of individual observation। तो बस इतना याद रखना है कि भाई ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बन जाएगा ये।
हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? रेसिप्रोकल है तो उल्टा कर दो, सबको उल्टा कर दो। पहले तो x को उल्टा करोगे तो 1/x आ जाएगा, नॉर्मल x लिखते हैं 1/x लिखेंगे, फिर इसका समेशन, और फिर फॉर्मूला भी उल्टा कर दिया अपन ने। नॉर्मली x/n लिखते हैं, समेशन x/n लिखते हैं, उल्टा। इंडिविजुअल का उल्टा करके उल्टा। जैसे एक बार के लिए मैं बताऊं आपको, ये कोई 5 मछलियां हैं, ठीक है, और इनका वजन दे रखा है आपको, वजन x दे रखा है आपको, लेट सपोज वजन दे रखा है, एक का दे रखा है 5, एक का दे रखा है 4, एक का 2, एक का 5, एक का 2। मैं वैल्यू इसलिए ले रहा हूं, अब इसको आपको 1/x करना पड़ेगा, तो 1/5 ये x है, 1/4, 1/2, 1/, तो ये करोगे तो 0.2, ये आएगा 0.25, ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.25, ये आएगा 0. कितना आएगा 5, ठीक है। अब इसका समेशन करो तो ये कितना हो गया 25, 25, 50, 50, एक देखो, 1, 25, 25, 50, और 50 के बाद में ये 100, 150, और ये 1.75 आएगा, या हाँ 5 आएगा, ठीक है, ये आ गया। और n की वैल्यू कितनी है, 5 है ही है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5/1.75। ये हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन के लिए भी आप एक डीमेरिट लिख लो, डीमेरिट, और वो डीमेरिट सिर्फ इतना सा है कि अगर नेगेटिव वैल्यू 0 वैल्यू है तो नहीं निकाल सकते। इफ 0 और नेगेटिव वैल्यू, तो HM कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, HM कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स इट। तो ये हुआ अपने पास में तरीका हार्मोनिक मीन का। तो अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, कल मीडियन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।